Hello, today we are going to start with small sample test. I have created a video regarding the basic terminologies that are used in hypothesis testing. So if you have not seen that video, then I would suggest you that please watch that video first and then you can go for this video. First of all, let me just tell you that there are two types of samples. One is small sample and the other one is large sample. Now here we are performing small sample test in which there are three types of test: t-test, f-test, chi-square test, which we'll learn. Here in this video, I'll be carrying out the t-test for small samples. Now, when do we call the samples as small samples? Then the sample size, if it is less than or equal to 30, if the sample size is less than or equal to 30, मतलब n is less than or equal to 30 अगर होगा तो that type of samples वो क्या होते हैं, small samples. और अगर n is greater than 30 तो फिर वो samples क्या हो जाएंगे मेरे, large samples. Firstly, I would like to discuss with you some of the assumptions and properties of t-test. T-test was developed by William S. Gossett and he had given this test the name as Student's t-distribution. So this test is also known as Student's t-distribution, or simply we can say t-test. Let's see what are the assumptions for t-test. So my first assumption is that the samples are drawn from normal population and are random. ये चीज़ मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें एक्सप्लेन की हुई है दैट हम लोग जो भी सैम्पल है उसे लेते कहाँ से है, वी टेक इट फ्रॉम अ पॉपुलेशन. सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पशन ऑफ टी टेस्ट. देन जो मेरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है एट टाइम्स इट मे नॉट बी नोन, तो ये दूसरा अजम्पशन है. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन. द टी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन आइदर साइड. मतलब दोनों साइड्स पे वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है. इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. देन नेक्स्ट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन. सिमेट्रिकल अबाउट द मीन मतलब कर्व का जो एरिया है लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे वो सिमिलर हो जाएगा. देन द शेप ऑफ द कर्व वेरीज विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अभी पहली चीज़ तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है, मेरी जितनी भी वैल्यूज़ है वो कितना फ्रीली वेरी कर सकती है. मेरी जितनी भी वैल्यूज़ है वो कितना फ्रीली वेरी कर सकती है, दैट इज़ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो हेयर द शेप ऑफ कर्व डिपेंड्स ऑन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, ऐसा सिंबल रहेगा उसका. शेप ऑफ कर्व डिपेंड्स ऑन न्यू विच इज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. देन वी हैव द लार्जर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द मोर क्लोजली टी डिस्ट्रीब्यूशन रिजेंबल्स स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जितनी भी ज़्यादा मेरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब न्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना टी डिस्ट्रीब्यूशन किसको रिजेंबल करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. तो मतलब जितना मेरा न्यू ज़्यादा है मोर क्लोजली टी डिस्ट्रीब्यूशन विल रिजेंबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है दैट वी हैव अ सिमेट्रिकल कर्व, इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये कर्व्स बनाए हैं. दिस इज़ माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड दीज टू आर टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स. अभी ये वाला जो कर्व है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 के लिए है और उसके ऊपर वाला जो कर्व है इट इज़ फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 16. तो वी कैन सी
कि जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरी बढ़ रही है तो मेरा जो कर्व है दैट इज़ रिजेंबलिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के पास जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी दूसरी चीज़, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं ये एक बार देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय न्यू रेज टू माइनस न्यू प्लस 1 बाय 2। यहाँ पे ये न्यू क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1, और ये जो c है दैट इज़ अ कांस्टेंट। और ख़ास ये चीज़ हमें याद रखनी है कि स्मॉल सैम्पल टेस्ट हम लोग कब परफॉर्म करेंगे, वेन एवर माई सैम्पल साइज इज़ लेस दैन इक्वल टू 30। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज़ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन। सिंगल मीन मतलब कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में। एक ही मीन दिया होगा, एक ही मीन मतलब सैम्पल का एक मीन, और दूसरा दे सकते हैं आपको पॉपुलेशन का एक मीन। तो एक मीन दिया है आपको सैम्पल का और दूसरा मीन कौन सा दिया होगा, पॉपुलेशन का। तो इसका मतलब कौन सा टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन। अभी यहाँ पे ये फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। यहाँ पे ये जो s है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो s इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला हो जाती है n माइनस 1। अभी x बार म्यू s इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली इन माई फर्स्ट वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आप वो श्योर देखिए। कॉन्फिडेंस लिमिट की फॉर्मूलाज जो मैंने लिखी है वो क्या है, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। तो उसकी फॉर्मूला है एक्स बार प्लस माइनस टी 0.05 s अपॉन रूट n माइनस 1, और 99% कॉन्फिडेंस लिमिट की फॉर्मूला हो जाती है एक्स बार प्लस माइनस टी 0.01 s अपॉन रूट n माइनस 1। मुझे एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ जब भी कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तब मुझे कौन से टाइप का टेस्ट यूज़ करना है, तो इट विल बी टू टेल्ड टेस्ट। व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग फॉर कॉन्फिडेंस लिमिट वेदर इट इज़ 95% और 99%, हम लोग टेस्ट यूज़ करेंगे टू टेल्ड टेस्ट। अभी हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मशीनिस्ट is making engine parts with an axle diameter of 0.7 centimeter. A random sample of 10 parts shows a mean diameter of 0.742 centimeter with a standard deviation of 0.04 centimeter. Compute the statistic you would use to test whether work is meeting the specification at 0.05 level of significance. अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं, a machinist is making engine parts विथ एन एक्सेल डायमीटर ऑफ 0.7 सेंटीमीटर। तो 0.7 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का मीन, और रैंडम सैम्पल दिया है मुझे कितना, 10 पार्ट्स, मतलब n इक्वल टू 10, सैम्पल साइज़ मेरी 10 हो गई। दूसरी चीज़, मीन डायमीटर कितना दे दिया है, इट इज़ 0.742 सेंटीमीटर। अभी मीन डायमीटर सैम्पल के लिए मीन हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इट इज़ एक्स बार। तो एक्स बार इज़ गिवन एज 0.742 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ मुझे क्या दे दी है, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.04 सेंटीमीटर। सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ डिनोटेड यूजिंग स्मॉल s। अभी यहाँ पे वी कैन सी अजम्पशन नंबर 2 ऑफ टी टेस्ट, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मे नॉट बी नोन। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है। दूसरी चीज़, n इक्वल टू 10 विच इज़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 30, तो स्मॉल सैम्पल टेस्ट यूज़ करना है। अभी हमारे जो 6 स्टेप्स है, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को H0 सिंबल से डिनोट करते हैं। H0 क्या हो जाएगा मेरा, H0
मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज़ कि हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन का मीन म्यू है और म्यू मुझे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू इज़ इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, तो वो मैं क्वेश्चन में से ही देख के बनाऊँगी सेंटेंस। तो लास्ट लाइन में मुझे पूछा है वेदर वर्क इज़ मीटिंग द स्पेसिफिकेशन, तो मैं क्या लिखूँगी, दैट एच नॉट म्यू इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, दैट इज़ द प्रोडक्ट इज़ मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। देन आर सेकेंड स्टेप विच इज़ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट कर लेते हैं। H1 कई रेफरेंस बुक्स में इट इज़ डिनोटेड विथ HA, बट इट इज़ वैलिड। HA लिखो या H1 लिखो। सो H1 इज़ म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी मुझे म्यू ग्रेटर देन 0.7 सेंटीमीटर लेना है या म्यू लेस देन 0.7 सेंटीमीटर लेना है, ये नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या ले लूँगी, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। और ख़ास ये याद रखना, ये लिखना है आपको टू टेल्ड टेस्ट। फिर अल्फ़ा दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में 0.05, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05। देन टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करते हैं विच इज़ माई फोर्थ स्टेप। उसमें मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। मुझे ये सारी वैल्यूज़ पता है। एक्स बार कितना है मेरा 0.742 माइनस म्यू की वैल्यू है 0.7, देन एस की वैल्यू है मेरी 0.04 और n मेरा कितना है, इट इज़ 10। सो यहाँ पे हो जाएगा 0.742 माइनस 0.7 अपॉन 0.04 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 1। On solving this we get the answer as 3.15। तो मेरा टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू कितनी आ गई, 3.15। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको कंपलसरी मोड टी करके लिखना पड़ेगा। बट कई बार मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व किया है कि नेगेटिव वैल्यू होने के बावजूद भी वो लोग मोड करना भूल जाते हैं। तो आई फील कि आप लोगों को एक ही प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए, हर बार मोड कर ही दीजिए वेदर इट इज़ नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, तो आपके लिए याद रखना ईजी हो जाएगा। अभी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू न्यू से फाइंड करनी पड़ेगी मुझे। सबसे पहले मुझे न्यू चाहिए होगा क्रिटिकल वैल्यू के लिए। तो न्यू इक्वल टू फॉर्मूला है n माइनस 1। n है मेरा 10, तो 10 माइनस 1 विच इज़ 9। अभी t 0.05 ये टेबल है मेरा, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसे बोलते हैं। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मुझे डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम के ऊपर से t की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पे थर्ड कॉलम में जो वैल्यूज़ दी है वो किसके लिए दी हुई है, अल्फ़ा 0.05 है और टेस्ट टाइप मेरा टू टेल्ड टेस्ट है। और जो फोर्थ कॉलम की वैल्यूज़ है वो किसके लिए है, अल्फ़ा 0.05 है और ब्रैकेट में लिखा है वन टेल्ड टेस्ट। अभी मेरा न्यू की वैल्यू 9 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.262, जो मुझे कौन से कॉलम में से मिली है, थर्ड कॉलम में से, बिकॉज थर्ड कॉलम में अल्फ़ा कितना था 0.05 और ब्रैकेट में लिखा हुआ था टू टेल्ड टेस्ट। मतलब ब्रैकेट में क्या लिखा था, टू टेल्ड, और हमारा टू टेल टेस्ट है, तो मुझे वैल्यू कौन सी लेनी है, वो वाली 2.262। अभी डिसीजन विच इज़ माई फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, मोड टी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस में ही लीजिए, मोड ही लिखिए, भले ही नेगेटिव वैल्यू नहीं है फिर भी। तो मोड टी इज़ ग्रेटर दैन टी 0.05, नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्योंकि t की वैल्यू कितनी थी 3.15 और t 0.05 कितना आया था 2.262। तो जब भी मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू
मेरी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस मुझे क्या करना होता है, रिजेक्ट। और अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू, दैट इज़ फोर्थ स्टेप में जो वैल्यू आई है वो, इट इज़ लेस देन t 0.05, तो मैं क्या लूँगी, नल हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है वीडियो में, फर्स्ट वीडियो। I'll also give the link in description. So please watch that video first and then you can carry out all the sums. So यहाँ पे मुझे लिखना है t more t is greater than t 0.05. Null hypothesis is rejected at 5% level of significance. अभी जो चीज़ मैंने नल हाइपोथेसिस में लिखी थी वो मुझे नोट करके लिख देनी है। मतलब क्या, मैंने नल हाइपोथेसिस में लिखा था कि द प्रोडक्ट इज़ मीटिंग द स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख लूँगी कि द प्रोडक्ट इज़ नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। मतलब जो सेंटेंस वहाँ पे लिखा है नल हाइपोथेसिस में, वो सेंटेंस यहाँ पे क्या लिख देना है, नोट करके लिख देना है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता तो सेम सेंटेंस लिखना पड़ता, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो क्या करना है, नोट करके लिखना है। मतलब द प्रोडक्ट इज़ नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। तो हमारे ये 6 स्टेप्स है। लेट्स सॉल्व अनदर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सिंगल मीन। 10 objects are chosen at random from a large population and their weights are found to be in grams 63, 63, 64, 65, 66, 69, 69, 70, 70, 71. Discuss the suggestion that the mean weight is 65 ग्राम। अभी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी है वो कितनी है, 10, मतलब n इज़ इक्वल टू 10 है। अगेन इट इज़ अ स्मॉल सैम्पल टेस्ट। सेकेंड थिंग, एक लार्ज पॉपुलेशन में से मैंने सैम्पल चूज़ किया है, सैम्पल की 10 वैल्यूज़ मुझे दे दी है, तो मुझे ये सैम्पल की जो वैल्यूज़ दी है उसको यूज़ करके आई विल फाइंड सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैम्पल का मीन। तो कैलसी में आप लोग सेट करिए रिग्रेशन, फिर लीनियर, मतलब मोड में जाना है, रिग्रेशन पे सेट करिए, फिर लीनियर करिए, फिर 63 m प्लस, अगेन 63 m प्लस, देन 64 m प्लस, 65 m प्लस, 66 m प्लस, 69 m प्लस, 69 m प्लस, देन 70 m प्लस, अगेन 70 m प्लस, फिर 71 m प्लस। कैलसी शो करेगा n इक्वल टू 10। उसके बाद आपको AC प्रेस कर लेना है, देन प्रेस शिफ्ट एंड प्रेस 2। अभी यहाँ पे वी कैन सी दिस x बार, तो मुझे 1 प्रेस करना है और इक्वल टू प्रेस करना है, मतलब x बार की वैल्यू कितनी आ गई, 67। अगेन AC, देन शिफ्ट 2 एंड देन अगेन प्रेस 2, इक्वल टू करना है, फिर वैल्यू कितनी आ रही है, 2.96। अभी कैलसी जो सिग्मा x की वैल्यू शो करता है वो एक्चुअली में हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन विच वी डिनोट यूजिंग स्मॉल s। आपको सिम्बॉल्स बहुत ध्यान से याद रख लेने हैं कि मीन, सैम्पल का मीन कैसे डिनोट करना है, x बार से, पॉपुलेशन का मीन म्यू से, सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल s और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है। तो ये सारी चीज़ें खास याद रखनी है। तो हमें मिल गया n, x बार और s। अगेन अजम्पशन 2 की बात करें तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मे नॉट बी नोन, ऐसा था, अभी भी नहीं पता है मुझे, टी टेस्ट अप्लाई करना है मुझे। तो नल हाइपोथेसिस में क्या लिखना होगा, h0 पॉपुलेशन के पैरामीटर्स कंपेयर करना है। अगर सिंगल मीन होता है तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होगा। ये म्यू नॉट क्या होता है, जो भी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हो पॉपुलेशन मीन की वो लिखनी है। तो मुझे अभी क्वेश्चन में क्या दी है कि द मीन वेट इज 65 ग्राम, तो वही लिख लेना है, h0 म्यू इक्वल टू 65 ग्राम। और सेंटेंस क्या लिख लेंगे कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन वेट ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन है या लेस देन है ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो मैं क्या लिखूँगी, h1
म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 65 ग्राम। और कौन से टाइप का टेस्ट हो जाएगा? इट विल बी टू टेल्ड टेस्ट। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो हमें 0.05 लेना है अल्फ़ा और ब्रैकेट में लिख लेना है अजम्पशन। तो ये 3 स्टेप्स हो गए मेरे। अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था? टेस्ट स्टेटिस्टिक, जिसमें हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। टी की फॉर्मूला क्या है? टी इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस 1। तो एक्स बार माइनस म्यू, एक्स बार कितना है मेरा? 67, म्यू कितना है? 65 अपॉन एस अपॉन रूट एन माइनस 1। तो एस की वैल्यू मेरी कितनी है? 2.966। तो वो लिख लेंगे 2.966 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 10 माइनस 1। फॉर्मूला खास आपको लिखनी है जब भी आप लोग सम कर रहे हो। फॉर्मूला लिखने के बाद ही उसमें वैल्यूज़ पुट करिए। तो मेरा आंसर आ रहा है 2.023। कई बार लोग भूल जाते हैं, अगर माइनस आता है तो मोड करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं फॉलो करें तो क्या मैंने बोला आपको कि हर बार मोड टी कर ही लीजिए, भले माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। अभी न्यू की वैल्यू, न्यू इक्वल टू n माइनस 1 होगा, तो 10 माइनस 1 कितना आया? 9। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थर्ड कॉलम में देखनी है। तो कितनी आएगी? 2.262। जो फर्स्ट सम में आई थी वही सेम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी टू टेल टेस्ट है, अल्फ़ा मेरा 0.05 है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी सेम आया है, इसीलिए वैल्यू सेम आई है। तो t 0.05 कितना हो गया? 2.262। अब ये है मेरा 2.023 और t 0.05 आया है 2.262। इसका मतलब मोड t विल बी लेस देन t 0.05। क्या हो जाएगा? मोड t लेस देन t 0.05। If mod t is less than t 0.05, then null hypothesis is accepted. और कितने परसेंट सिग्निफिकेंस पे एक्सेप्ट हुआ वो लिखना है। तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो जो सेंटेंस नल हाइपोथेसिस में लिखा है वो सेम सेंटेंस आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर इस एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा क्या लिख सकती हूँ? मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि द मीन वेट इज़ 65 ग्राम, तो सिंपली सिर्फ इतना ही लिख दीजिए कि दैट इज़ द मीन वेट इज़ 65 ग्राम। खास ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए करवाया बिकॉज अगर आपको वैल्यूज़ दी है तो आप कैल्सी में से एक्स बार और एस कैसे फाइंड कर सकते हैं ये मुझे सिखाना था। सो दैट्स वाई आई टुक दिस सेकेंड एग्ज़ाम्पल। अभी और 2 एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, अ सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी was distributing a particular brand of soap through a large number of retail shops. Before a heavy advertisement campaign, the mean sales per week per shop was 140 dozens. मतलब ये 140 dozens वो क्या हो गया मेरा? That will be my population mean. और ये चीज़ कब की है? एडवर्टाइजमेंट होने से पहले उसके सेल्स कितने थे? 140 डजन्स। सो म्यू इज इक्वल टू 140 डजन्स। आफ्टर द कैंपेन अ सैम्पल ऑफ 26 शॉप्स, 26 क्या हो जाएगा? मेरी एन की वैल्यू दे दी है मुझे, तो एन इक्वल टू 26 हो गया। और सैम्पल का जो मीन है वो कितना दिया है? इट इज़ 147। सैम्पल मीन हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स बार इक्वल टू 147
एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात अगर हम करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का वो हम कैसे डिनोट करेंगे? इट इज़ डिनोटेड यूजिंग स्मॉल एस। तो स्मॉल एस कितना दे दिया है? 16 डजन्स। अगेन अजम्पशन 2 याद करते हैं टी टेस्ट का। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मे नॉट बी नोन। यहाँ पे नहीं पता है मुझे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी मुझे पूछा क्या है, कैन यू कंसिडर द एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव। तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या लेंगे? पॉपुलेशन पैरामीटर को कंपेयर करना है। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? कोई वैल्यू जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है। तो एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 140 डजन्स। दैट इज़ मैं क्या लिखूँगी कि द एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव। अगर मेरे मीन सेल्स बढ़ेंगे तो ही मैं बोल पाऊँगी कि मेरी एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिव है। ये खास ध्यान से समझने जैसी चीज़ है। अगर मेरे मीन सेल्स बढ़ेंगे then and then I can say that my advertisement was effective. नल हाइपोथेसिस में क्या ले रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव। सो मैंने लिखा म्यू इक्वल टू 140 डजन्स। अभी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या लेंगे हम लोग? H1, जहाँ पे मैं लिखूँगी म्यू इज़ ग्रेटर देन 140 डजन्स। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्टिव है ऐसा मैं कब बोल पाऊँगी? अगर मेरे मीन सेल्स बढ़ रहे हैं तो मीन सेल्स मेरे बढ़ रहे हैं मतलब 140 से म्यू ज़्यादा है, मतलब म्यू इज़ ग्रेटर देन 140, देन एंड देन आई कैन से दैट माई एडवर्टाइजमेंट वॉज इफ़ेक्टिव। सो मेरा टेस्ट कौन सा हो गया? वन टेल्ड टेस्ट लिखिए या तो फिर राइट टेल्ड टेस्ट लिखिए। म्यू ग्रेटर देन 140 है मतलब राइट टेल टेस्ट हुआ। अगर म्यू लेस देन 140 होता तो लेफ्ट टेल टेस्ट होता। अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा क्वेश्चन में नहीं दिया है, सो अल्फ़ा 0.05 assumption. Then test statistic, the formula t equal to x bar minus mu upon s upon root n minus 1. सारी ही वैल्यूज़ मुझे पता है, so I'll just place all of the values. x bar कितना है मेरा? 147. Then mu is 140. फिर s है 16 and divided by under root of n minus 1 which is 26 minus 1. On solving this we get answer as 2.1875. आंसर आ रहा है मेरा 2.1875। भले पॉजिटिव है बट राइट इट एज मोड t इक्वल टू 2.1875। क्रिटिकल वैल्यू न्यू इक्वल टू n माइनस 1। n माइनस 1 n कितना है मेरा? 26 माइनस 1 मतलब 25 हो जाएगा। तो t 0.05 फाइंड करते हैं। t 0.05 खास ध्यान रखना वन टेल टेस्ट है तो कौन से कॉलम में वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी हमको? फोर्थ कॉलम में अल्फ़ा 0.05 है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? वन टेल। तो फोर्थ कॉलम में मुझे वैल्यू ढूंढनी है। न्यू इक्वल टू 25 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी आएगी फोर्थ कॉलम में वो मेरा t 0.05 होगा। तो वैल्यू है 1.708। Therefore I'll write t 0.05 is 1.708. लास्ट स्टेप विच इज़ डिसीजन, उसमें हमें लिख लेंगे मोड t इज़ ग्रेटर देन t 0.05. The null hypothesis is rejected at 5% level of significance. क्योंकि t की वैल्यू मेरी क्या आई थी? 2.1875 और t 0.05 आया है 1.708, मतलब नल हाइपोथेसिस मेरा हो गया रिजेक्ट। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया इसका मतलब मैं सेंटेंस क्या लिख दूँगी? उसमें मैंने लिखा था द एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो मुझे क्या करना है? नॉट हटा देना है। तो सेंटेंस हो जाएगा मेरा कि द एडवर्टाइजमेंट इज़ इफ़ेक्टिव। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं विच इज़ बेस्ड on computing the confidence limits.
the heights of 10 males of a given locality are found to be, ये 10 वैल्यूज़ मुझे दी हुई है, n इक्वल टू 10 हो गया। अभी मैंने आपको सिखा दिया है कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ कैसे इनपुट करनी है एंड कैसे आप लोग फाइंड करेंगे x बार और s की वैल्यू। तो कैलकुलेटर में से मुझे मिल गई x बार और s की वैल्यू विच इज़ 165 और s आ रहा है मेरा 7.6। न्यू इक्वल टू n-1 ही होगा। और दूसरी चीज़ 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है इस वीडियो के, विच इज़ x बार प्लस माइनस t 0.05 s अपॉन अंडर रूट ऑफ n-1। t 0.05 क्यों लिया? क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट मतलब 5% अल्फ़ा हो गया मेरा, बिकॉज कॉन्फिडेंस लिमिट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा। इसकी वजह से फॉर्मूला में क्या है, t 0.05 है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, टू टेल टेस्ट याद रखना है। जब भी हम लोग कॉन्फिडेंस लिमिट वाला सम करते हैं तब कौन सा टेस्ट होगा, कौन से टाइप का, टू टेल्ड टेस्ट। अभी न्यू मेरा है n-1 विच इज़ 9, टू टेल टेस्ट और अल्फ़ा 0.05 मतलब टेबल में थर्ड कॉलम में वैल्यू मैं फाइंड करूँगी। तो 9 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.262। सो टी टेबल पे से मुझे वैल्यू मिल गई t 0.05 की विच इज़ 2.262। अभी मेरे पास सारी वैल्यूज़ है, आई जस्ट नीड टू पुट दैम इन माई फॉर्मूला। सो 95% CL इक्वल टू x बार माइनस t 0.05 s अपॉन रूट n-1 और कॉमा करके लिख लेनी है मुझे दूसरी वैल्यू विच इज़ x बार प्लस t 0.05 s अपॉन अंडर रूट ऑफ n-1। मतलब पहली वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, माइनस करके, और दूसरी वैल्यू मुझे एडिशन करके मिलेगी। अभी x बार है मेरा 165, t 0.05 है 2.262, s की वैल्यू मेरी कितनी है 7.6 और अंडर रूट ऑफ n-1, अंडर रूट ऑफ n-1 n मेरा 10 है तो 10 माइनस 1 विच इज़ रूट 9, तो रूट 9 हो जाएगा 3। सो आई हैव डायरेक्टली रिटन 3। और ये सेम चीज़ मुझे प्लस करके लिखनी है कॉमा करके। अभी फर्स्ट वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 159.27 एंड सेकेंड वैल्यू मेरी आ रही है 170.73। दैट इज़ मैं लिख सकती हूँ कि द हाइट्स ऑफ मेल इन द लोकेलिटी आर लाइकली टू बी इन द लिमिट्स 159.27 सेंटीमीटर and 170.73 centimeter. So here I have covered all the types of sums of test of significance for single mean. If you have any doubt, you can ask me in the comments or you can mail me. Please don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you.